Hello friends, today we are starting our new chapter, Introduction to Working Capital Management. First of all, we will study about the working capital management, meaning and concept. In accounting term, working capital is the difference between current asset and current liability. कि accounting term में हम क्या मानते हैं कि working capital एक difference है करंट एसेट का करंट लाइबिलिटीज़ के साथ, यानी इसमें हम करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ को जब माइनस कर देते हैं तो जो बचता है वो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। करंट एसेट्स जो करंट एसेट है उसे क्लासीफाई किया गया है कि एन एसेट इज़ क्लासीफाइड एज करंट, कि कोई भी एसेट करंट कब होगी, व्हेन इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रिलाइज और इंटेंड टू बी सोल्ड और कंज्यूम इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द एंटिटी, कि जब हमने ये एक्सपेक्ट कर लिया है कि ये रिलाइज हो जाएगी या फिर बिक जाएगी या हम उसको कंज्यूम कर लेंगे एक ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड में। और जो ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड होता है वो हमारा लगभग 12 मंथ्स का होता है, यानी 12 मंथ्स उसमें कंप्लीट होने में लगते हैं। तो ऑपरेटिंग साइकिल के कवर होने तक ही ये हमारे पास रहेंगी, या तो हम इनको बेच देंगे या फिर हम इनको कंज्यूम कर लेंगे। द एसेट इज़ हेल्ड प्राइमरी फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेडिंग, जो भी एसेट हमारे पास होंगी इन्हें हम ट्रेडिंग के लिए रखेंगे। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रिलाइज विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, की इसको 12 महीने के अंदर अंदर हम मानेंगे कि रिलाइज हो जाएंगी, यानी इनके बदले हमें कैश मिल जाएगा। इट इज़ नॉन रेस्ट्रिक्टेड कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये नॉन रेस्ट्रिक्टेड कैश और कैश इक्विवेलेंट के बराबर भी हो सकते हैं। जनरली करंट एसेट ऑफ एन एंटिटी फॉर द पर्पज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैन बी ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग मेन हेड्स। तो जो हम करंट एसेट्स को पढ़ते हैं तो इनको कुछ हेड्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश और कैश इक्विवेलेंट या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटी। अ लायबिलिटी इज़ क्लासीफाई एज करंट व्हेन इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द एंटिटी। सेम वही जो लायबिलिटीज़, जो मनी हमने बाहर वाली ऑर्गेनाइजेशंस को पे करना है या किसी भी बाहर वाली पार्टी को सेंड करना है, वो हम नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में पूरा करेंगे, यानी 12 मंथ्स के अंदर अंदर। द लायबिलिटी इज़ हेल्ड प्राइमरी फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेडिंग। ये लायबिलिटी हमारी ट्रेडिंग के लिए होगी, यानी बाइंग एंड सेलिंग के लिए हमने कोई लायबिलिटी ले रखी है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सेटल विद इन द 12 मंथ, रिपोर्टिंग पीरियड से 12 महीने के अंदर अंदर ये भी सेटल हो जानी चाहिए। जनरली करंट लायबिलिटी किसी भी एंटिटी की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंडर आती है और इसमें नॉर्मली हम यूज़ करते हैं पेबल, ट्रेड पेबल, बिल्स रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग पेमेंट। जनरल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज़ इसेंशियली मैनेजिंग करंट एसेट, की जनरल कैपिटल मैनेजमेंट में जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हम करंट एसेट को मैनेजमेंट करते हैं, उनकी मैनेजमेंट की जाएगी करंट एसेट्स की। पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सच मैनेजमेंट, और उसके जो भी पार्ट हैं उस मैनेजमेंट के, जो वर्किंग कैपिटल में जो भी पार्ट्स आते हैं एसेट्स के, उनको भी मैनेज किया जाएगा। तो जो कंसेप्ट है वर्किंग कैपिटल का उसको दो एंगल की तरफ से दिखाया गया है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू के बेसिस पर, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जब हम वैल्यू के बेसिस पे काउंट करते हैं वर्किंग कैपिटल को तो वो ग्रोस और नेट दो तरीके का हो सकता है, और जब हम टाइम के बेसिस पे उसको डिवाइड करते हैं तो ये दो तरह का होता है, परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग। जब हम वैल्यू के बेसिस पे काउंट करते हैं, फ्रॉम द वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू वर्किंग कैपिटल कैन बी डिफाइन एज ग्रोस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। की जब हम वर्किंग कैपिटल को देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी ग्रोस वर्किंग कैपिटल होगी या नेट वर्किंग कैपिटल होगी वो मानेंगे। ग्रोस वर्किंग कैपिटल रेफर टू द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। जो ग्रोस वर्किंग कैपिटल है वो जब कोई करंट एसेट में फर्म इन्वेस्ट करती है तो वो माना जाएगा। नेट वर्किंग कैपिटल रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। और जो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल होती है वो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को जब हम माइनस कर देते हैं तब आती है। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल इंडिकेट द कंपनीज एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। जो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल होगी वो इंडिकेट करती है कि कंपनी की लायबिलिटी कितनी एबिलिटी है कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे करने की। ऑन द अदर हैंड, अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल शो इन एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या शो करेगी कि कंपनी की इनएबिलिटी है, कंपनी पे ही नहीं कर सकती उसकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को। तो दो तरह की वर्किंग कैपिटल है यहाँ पर वैल्यू के बेसिस पे, एक तो उसकी एबिलिटी जो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव एस्पेक्ट होगा जहाँ पर उसकी इनएबिलिटी होगी कि वो पे नहीं कर सकती। नेक्स्ट है टाइम। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम वर्किंग कैपिटल कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरी। दो तरह से हमने डिवाइड किया, एक परमानेंट है, एक फ्लक्चुएटिंग। परमानेंट वर्किंग कैपिटल रेफर टू द बेस वर्किंग कैपिटल। जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है ये हमारी बेस वर्किंग कैपिटल होगी, जो मिनिमम लेवल होता है इन्वेस्टमेंट का उसको हम इसमें मानकर चलते हैं, जहाँ पर करंट एसेट को कैरी किया जाता है किसी एंटिटी में डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। और जो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल है
ये टोटल वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट होता है जो किसी भी एंटिटी के द्वारा चाहिए परमानेंट वर्किंग कैपिटल को बनाए रखने के लिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। इसे वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी कहा जा सकता है, विच इज़ यूज टू फाइनेंस द शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। जो छोटे टाइप के जो वर्किंग कैपिटल के खर्चे हैं उनको फाइनेंस करने के लिए यूज़ की जाती है। विच अराइज ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन सेल्स वॉल्यूम। कई बार सेल्स वॉल्यूम के फ्लक्चुएट होने की वजह से भी अराइज हो जाती है। तो इसमें कुछ डायग्राम शो कर रहे हैं परमानेंट और टेम्प्रेरी जो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल के हैं उनके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर टाइम के बेसिस पे दिया हुआ है। टाइम के बेसिस पे जो चार्ट है वो इस तरह से है कि यहाँ पे हमने वर्किंग कैपिटल की अकाउंटिंग लिखी है, यहाँ हमने टाइम दिखाया है, यहाँ पर फिर हम वर्किंग कैपिटल के टाइम दिखा रहे हैं कि जो परमानेंट है वो हमारी ये रहेगी और जो टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल है वो इस तरह से फ्लक्चुएट करती रहेगी, ऊपर नीचे डाउन जाती रहेगी। और यहाँ पर अगर हम परमानेंट ये पहले हमने थोड़ी इन्वेस्टमेंट की यानी इतनी इन्वेस्टमेंट की, बाद में हमने फ्यूचर में अपनी परमानेंट वाली जो कैपिटल है उसको बढ़ा दिया। इसके साथ ही जो हमारी वर्किंग कैपिटल जो फ्लक्चुएटिंग वाली है वो तो उसी तरह फ्लक्चुएट होती रहेगी कि किसी में हमें ऑर्डर ज़्यादा मिल जाता है बनाने के लिए तो हमें ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, कभी कभी ऑर्डर डिमांड नहीं होता तो ऑर्डर भी पूरा नहीं करना होता, तो इसी वजह से वहाँ पर हम कम मनी लगाते हैं। जो दो तरह की है परमानेंट एंड फ्लक्चुएटिंग, नेसेसरी टू फैसिलिटेट प्रोडक्शन एंड सेल्स थ्रू द ऑपरेटिंग साइकिल, कि इसमें जो भी प्रोडक्शन और सेल्स होंगे वो ऑपरेटिंग साइकिल के थ्रू ही हम ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, इम्पोर्टेंस ऑफ एडुकेट वर्किंग कैपिटल, कि जो मैनेजमेंट है वर्किंग कैपिटल की वो एक एसेंशियल टास्क है किसी भी फाइनेंस मैनेजर का। उसे इंश्योर करना होता है दैट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अवेलेबल इज़ आइदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल फॉर इट्स रिक्वायरमेंट, की जो मैनेजमेंट है वर्किंग कैपिटल की वो एक फाइनेंस मैनेजर का टास्क है, उसका काम है, इंपॉर्टेंट टास्क है। उसको इंश्योर करना होता है कि जो वर्किंग कैपिटल उसके पास अवेलेबल है ना तो वो ज़्यादा होनी चाहिए ना ही वो छोटी होनी चाहिए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में तो हम डेली की एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर कम पड़ेगी तो भी हमें प्रॉब्लम होगी, अगर ज़्यादा रह जाती हैं तो वो ख़राब होने का डर रहता है। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वुड मीन दैट द कंपनी हैज़ आइडल फंड्स। अगर लार्ज अमाउंट होगा वर्किंग कैपिटल का तो ये माना जाएगा कि कंपनी के पास तो बहुत पैसा है ख़राब करने के लिए। और अगर उसी तरह उसके पास कॉस्ट होगा, कंपनी हैज़ टू पे ह्यूज अमाउंट एज इंटरेस्ट, अगर उसने बाहर से मनी उठाकर और फिर वर्किंग कैपिटल पे पैसा लगा रखा है तो उसको इतने एक्स्ट्रा जो लार्ज अमाउंट की उसने वर्किंग कैपिटल इंस्टॉल कर रखी है उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इफ़ द फर्म हैज़ इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल, अगर किसी फर्म के पास इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल है तो ऐसी फर्म रिस्क उठा सकती है इंसॉल्वेंसी का। पॉसिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल में लीड टू सिचुएशन वेयर द फर्म मे नॉट बी एबल टू मीट हिज लायबिलिटी। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल जब इस तरह से खाली पड़ी रहती है जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा तो ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर फर्म अपनी लायबिलिटीज़ को मीट नहीं कर पाएगी। द वेरियस स्टडीज़ कंडक्टेड बाय ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज हैव शोन दैट वन ऑफ द रीज़न फॉर द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन आवर कंट्री हैज़ बीन द लार्ज अमाउंट ऑफ फंड लॉक्ड अप इन वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर बताया भी है, जो ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है जब उन्होंने एक रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो पुअर क्यों रह जाता है, उसकी परफॉर्मेंस पुअर क्यों रह जाती है, क्योंकि उनके पास वर्किंग कैपिटल बहुत सारी है, गवर्नमेंट ने बहुत सारा फंड लगा दिया है वर्किंग कैपिटल के ऊपर, लेकिन उस वर्किंग कैपिटल को यूज़ करने वाला कोई भी नहीं है। दिस रिजल्ट इन ओवर कैपिटलाइजेशन, इसकी वजह से ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है। ओवर कैपिटलाइजेशन इम्प्लाई करता है कि कंपनी के पास लार्ज फंड है उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, इसी वजह से उस पर रेट ऑफ रिटर्न कम आता है। एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पर वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं करते। अब फर्म देयरफॉर हैज़ टू बी वेरी केयरफुल इन एस्टिमेटिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जब भी कोई फर्म डिसाइड करती है कि उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी तो उसे अच्छे से देखना चाहिए। मेंटेनिंग एडिक्वेट working capital is not just important in short term, sufficient liquidity must be maintained in order to ensure the survival of the business in long term as well। कि जब भी हम एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल रखेंगे, सही मात्रा में वर्किंग कैपिटल रखेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम शॉर्ट टर्म के जो सफिशिएंट लिक्विडिटी है उसको मेंटेन करके रखें या फिर बिजनेस के लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट्स को भी हम इसमें सोचें। व्हेन बिजनेस मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जब बिजनेस कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन करता है, दे मस्ट नॉट ओनली कंसिडर द फाइनेंशियल आउटले, तो उस वक्त वो सिर्फ फाइनेंशियल आउटले को नहीं देखते, वो नई मशीन, नई बिल्डिंग कुछ भी एक्वायर कर सकते हैं, बट मस्ट ऑल्सो टेक अकाउंट ऑफ एडिशनल करेंट एसेट, लेकिन उन्हें
जो एडिशनल करंट असेट्स हैं उनको अपने दिमाग में लेके चलना होता है, दैट आर यूजुअली रिक्वायर्ड विद एनी एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटी, जो किसी भी एक्टिविटी के एक्सपेंशन के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल इंक्रीज प्रोडक्शन लीड्स टू होल्डिंग ऑफ एडिशनल स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस, कि अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं तो हमें एडिशनल स्टॉक रखना पड़ेगा रॉ मटेरियल का और वर्क इन प्रोग्रेस का। अगर हम सेल इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमारे डेटर क्या होंगे, वो इंक्रीज़ हो सकते हैं शायद, कि हम उधार पे बेचना शुरू कर दें सेल को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट जनरल इंक्रीज जो होगा फर्म के स्केल ऑफ ऑपरेशन का, उसमें होगा कि हमें ग्रेटर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए, कि हम जनरल इंक्रीज़ करना चाहते हैं अपने फर्म के स्केल ऑफ ऑपरेशन को, अपने ऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन देन अराइजेज व्हाट इज़ द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर फर्म के लिए क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, मैनेजर के लिए भी एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या हो, क्योंकि इसने तो बोल दिया कंडीशन है कि ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, तो ऑप्टिमम अमाउंट of working capital क्या होगा। We can say that a firm should neither have too high an amount of working capital nor should the same be too low, कि ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए, यानी एक ऐसा लेवल होना चाहिए जहाँ पर ना वो ज़्यादा है ना वो कम है। इट इज़ द जॉब ऑफ द फाइनेंस मैनेजर टू एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल केयरफुली। तो यहाँ पर फाइनेंस मैनेजर की जॉब होती है कि उसको वर्किंग कैपिटल को केयरफुली, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको एग्जामिन करना है और फिर ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को, वर्किंग कैपिटल के इन्वेस्टमेंट को ढूंढना है। ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल क्या होता है। इफ़ अ कंपनी करंट असेट डू नॉट एक्सीड इस करंट लाइबिलिटी, अगर किसी कंपनी की करंट असेट उसकी करंट लाइबिलिटीज़ को पार नहीं करती, देन इट मे रन इनटू ट्रबल विद क्रेडिटर दैट वॉन्ट देयर मनी क्विकली, कि जो करंट असेट है कंपनी की वो कम है और करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर क्रेडिटर्स के लिए परेशानी हो जाएगी, यानी फर्म उनकी मनी पे नहीं कर पाएगी। करंट रेशो, करंट असेट डिवाइड में करंट लाइबिलिटी होता है, अलॉन्ग विद एसेट रेशो टू सप्लीमेंट इट has traditionally been considered the best indicator of working capital situation, कि हम जब वर्किंग कैपिटल सिचुएशन को फाइंड आउट करते हैं तो हम करंट रेशो निकालते हैं या एसिड टेस्ट रेशो निकालते हैं। इट इज़ अंडरस्टूड दैट करंट रेशो ऑफ 2 फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्म इम्प्लाई दैट द फर्म हैज़ ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और ये भी बताया है कि जब हमारा करंट रेशो 2 आता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म का, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्टिमम अमाउंट है वर्किंग कैपिटल की। दिस इज़ सप्लीमेंटेड बाय द एसिड टेस्ट रेशो, और जब एसिड टेस्ट रेशो किया जाता है जिसमें क्विक असेट, जो हमारी जल्दी से ख़त्म होने वाली असेट है, डिवाइड में करंट लायबिलिटी होती है जो एटलीस्ट 1 आना चाहिए। दस इट इज़ कंसीडर दैट देयर इज़ कंफर्टेबल लिक्विडिटी पोजीशन, तब माना जाता है कि वो एक कंफर्टेबल लिक्विडिटी पोजीशन में है। इफ़ लिक्विड करंट असेट आर इक्वल टू करंट लायबिलिटी, अगर कोई भी लिक्विड करंट असेट है वो करंट लायबिलिटीज़ के बराबर आता है। बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल एनालिस्ट, investor and other people interested in financial statement have 4 year considered the current ratio at 2 and acid test ratio at the 1, की जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकर्स है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, इन्वेस्टर्स हैं, ये हमेशा इंटरेस्ट रखते हैं कि जब भी वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं करंट रेशो की तो 2 वहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए, CR की, करंट रेशो की, और एसिड टेस्ट रेशो में 1 इंडिकेटर मानते हैं गुड वर्किंग कैपिटल सिचुएशन का। ये एक थंब रूल है जो हर जगह सही माना जाता है, क्वाइट एडिक्वेट है। हाउएवर इट शुड बी remember that optimum working capital can be determined only with reference to the particular circumstances of a specific situation. Thus in the company where the inventories are easily sellable and the sundry debtor are as good as liquid cash, the current ratio may be lower than 2 and yet firm may be sound. पर ये याद रखना चाहिए कि जो हमारी ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल है वो सिर्फ हम पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस या स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही निकाल सकते हैं। तो कोई भी कंपनी जहाँ पर जिसके पास इन्वेंट्रीज़ है तो वो इजीली उसको सेल कर सकती है सन्ड्री डेटर्स में, या फिर गुड्स को लिक्विड कैश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो करंट रेशो होता है वो हमेशा 2 की से कम ही रहेगा, उसको भी हम साउंड मान सकते हैं। इन नटशेल अ फर्म शुड हैव एडुकेट वर्किंग कैपिटल टू रन इट्स बिजनेस, कि एक फर्म के पास एडुकेट वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए उसके ऑपरेशंस के लिए। बोथ एक्सेस as well as inadequate working capital position are dangerous, कि अगर ज़्यादा होगी हमारे पास वर्किंग कैपिटल और कम होगी तो दोनों ही सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि हम अपने वर्किंग कैपिटल को किस तरह से डिटरमाइन करें, क्या उसके फैक्टर्स हो सकते हैं। वर्किंग कैपिटल
मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद मैनेजमेंट एडुकेट वर्किंग कैपिटल की जो सबसे पहले किससे क्या रोल रहेगा इसका कि मेंटेन करके रखना उसको एडुकेट वर्किंग कैपिटल को, मैनेजमेंट ऑफ द लेवल ऑफ इंडिविजुअल करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी की जो करंट इंडिविजुअल असेट है और लायबिलिटी है हमें उन्हें मैनेज करके रखना है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल कि हम अपनी वर्किंग कैपिटल का फाइनेंस करें। फॉर द पॉइंट ए अबव फाइनेंस मैनेजर नीड्स टू प्लान एंड कंप्यूट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर इट्स बिजनेस कि एक फाइनेंस मैनेजर को हमेशा प्लानिंग करनी चाहिए और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अपने बिजनेस के लिए देखना चाहिए, कंप्यूट करना चाहिए। एंड वंस द रिक्वायरमेंट हैज़ बीन कंप्यूटेड ही नीड्स टू इंश्योर दैट इट इज़ फाइनेंस प्रॉपरली। और अगर एक बार हम जब इसके रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं तो हमें ये भी इंश्योर करना होता है कि ये पूरी अच्छे से फाइनेंस की गई है या नहीं। दिस होल एक्सरसाइज इज़ नथिंग बट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये सारी एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। साउंड फाइनेंशियल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक supported by judgment should be used to predicate the quantum of working capital required at different time। तो यहाँ पर जो साउंड फाइनेंशियल या स्टेटिस्टिकल टेक्निक है जो भी सपोज की जाती है किसी जजमेंट के लिए, न्याय के लिए सपोर्ट करती है उसमें, तो वहाँ पर प्रेडिक्ट किया जाना चाहिए कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो क्वांटम में है, यानी अलग अलग टाइम पर अगर हमें जितनी भी वर्किंग कैपिटल चाहिए हम उसको अरेंज कर सकते हैं। सम ऑफ द फैक्टर विच नीड टू बी कंसिडर वाइल प्लानिंग, कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके ज़रूरी होते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, जैसे कि कैश। आइडेंटिफाई द कैश बैलेंस विच अलाउ फॉर द बिजनेस टू मीट डे टू डे एक्सपेंस कि हम अपने कैश बैलेंस को आइडेंटिफाई करेंगे जिससे हमारे डेली के एक्सपेंसेस को हम इजीली हैंडल कर सकें। बट रिड्यूस कैश होल्डिंग कॉस्ट, लेकिन जैसे जैसे कैश कम होता जाता है तो वो कॉस्ट को भी होल्ड करता है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। Identify the level of inventory which allow for uninterrupted production but reduces the investment in raw material and hence increases cash flow कि हम यहाँ पर अपनी level of inventory दे सकते हैं कि जहाँ पर बिना रुके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट कम होता जाएगा एंड हैंस इंक्रीजेस कैश फ्लो और कैश फ्लो बढ़ता रहेगा। तो जो टेक्निक है ये जस्ट इन टाइम एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पर प्रोडक्शन बिना रुके चल रहा है, रॉ मटेरियल में तुरंत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बिना रुके चलने वाला है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम इकट्ठा ही रॉ मटेरियल ख़रीद लेंगे और इससे क्या होगा, कैश फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जस्ट इन टाइम की टेक्निक हम इसमें लगा सकते हैं कि जैसे ही कम होता है इन्वेस्टमेंट यानी रॉ मटेरियल कम हो जाता है तो तुरंत हम उसी वक्त ख़रीदें। नेक्स्ट है रिसीवेबल। आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट क्रेडिट पॉलिसी कि इसमें हम अप्रोप्रिएट क्रेडिट पॉलिसी को आइडेंटिफाई करेंगे। क्रेडिट टर्म विच अट्रैक्ट कस्टमर, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करें, जैसे जिनका कैश फ्लो पर या कैश कन्वर्सेशन साइकिल के ऊपर कुछ कंट्रोल होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। विल बी ऑफसेट बाय इंक्रीज रिवेन्यू की जो भी इससे असर पड़ेगा उसको हम रिवेन्यू इंक्रीज़ करके ऑफसेट कर लेंगे एंड हैंस रिटर्न ऑन कैपिटल, और रिटर्न ऑन कैपिटल को भी बराबर कर लेंगे। द टूल्स लाइक डिस्काउंट एंड अलाउंसेज आर यूज़ फॉर दिस, इसके लिए हम डिस्काउंट दे सकते हैं अपने जो कस्टमर हैं उनको या फिर अलाउंसेज दे सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑपरेशंस। इन्वेंट्री इज आइडली फाइनेंस बाय क्रेडिट ग्रांटेड बाय द सप्लायर डिपेंडेंट ऑन द कैश कन्वर्जन साइकिल। इन्वेंट्री हमेशा आइडली फाइनेंस की जाती है, किसी भी क्रेडिट ग्रांट किया गया है सप्लायर के द्वारा या फिर डिपेंडेंट होगा कैश कन्वर्जन साइकिल के ऊपर। तो यहाँ पर देखा जा सकता है बी नेसेसरी टू यूटिलाइज अ बैंक लोन कि वहाँ पर हम कोई बैंक लोन ले सकते हैं या फिर अपने डेटर को कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं थ्रू फैक्टरिंग इन ऑर्डर टू फाइनेंस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कि हमारे पास कैश इन हैंड कम होता जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, कैश इन हैंड हमारे पास कम हो जाता है तो हम बैंक की तरफ जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। और ये हम पहले से भी सोच कर रख सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह की कमी आ जाएगी तो हम इस सोर्स से भी इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल इन अ बिजनेस ऑफ रेस्टोरेंट मोस्ट ऑफ द सेल्स आर गेन कैश, देयरफॉर नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज़ वेरी लेस कि वर्किंग कैपिटल के लिए हमें अलग से फ़ंड रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो क्योंकि उसकी सारी सेल्स मोस्टली कैश में ही होती है। नेक्स्ट है मार्केट एंड डिमांड कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल इफ़ एन आइटम्स डिमांड फॉर एक्सीड इट्स प्रोडक्शन कि कोई आइटम हमने ख़रीदा उसका जो प्रोडक्शन है उसको एक्सीड करता है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेस इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वुड बी वेरी लेस, तो यहाँ पर जो फिनिश गुड्स होंगी, इन्वेंट्री होगी वो बहुत कम होगी मार्केट डिमांड कंडीशन को देखकर कि अगर डिमांड प्रोडक्शन से ज़्यादा चली जाती है तो हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को लेस ही रख सकते हैं क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो उसके तरफ हम जा सकते हैं, फिनिश गुड्स भी तो कन्वर्ट होंगी
ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़। फॉर एग्जांपल इन सम बिजनेसेस द डिमांड फॉर गुड इज सीजनल, कि कुछ बिजनेस के अंदर जो डिमांड होती है वो सीजनल होती है, सीज़न के अकॉर्डिंग चलती है। तो इन दैट केसेस अ बिजनेस में फॉलो अ पॉलिसी फॉर स्टडी प्रोडक्शन, कि हम एक स्टडी प्रोडक्शन रख सकते हैं थ्रू आउट ओवर द होल ईयर, पूरे साल के लिए, और इंस्टेड में चूज़ पॉलिसी ऑफ प्रोडक्शन ओनली ड्यूरिंग द डिमांड सीजन। या फिर हम एक ऐसा सीज़न रख सकते हैं कि हम सिर्फ डिमांड के लिए ही हम अपने प्रोडक्शन को करेंगे, इस तरह की पॉलिसी भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। A company can reduce the working capital requirement by eliminating waste, improving coordination, कि कोई भी कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कम कर सकती है उसमें से वेस्ट बाहर निकाल कर और उसकी कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करके। नेक्स्ट है प्राइस लेवल चेंजेस। फॉर एग्जांपल राइजिंग प्राइस नेसेसिटेट द यूज़ ऑफ मोर फंड, कि जब हम राइजिंग प्राइस बढ़ते हैं किसी चीज़ के तो उससे ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है। मेंटेनिंग एन एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एक्टिविटी, जो एक एग्जिस्टिंग लेवल एक्टिविटी का उसको मेंटेन रखना होता है। फॉर द सेम लेवल ऑफ द करंट एसेट, जो भी सेम लेवल है करंट एसेट का उसके लिए हायर कैश आउटले आर रिक्वायर्ड, इसमें बहुत ज़्यादा कैश आउटले की ज़रूरत होती है। देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ राइजिंग प्राइसेस दैट अ हायर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। तो इसी वजह से जो राइजिंग प्राइस जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल भी महंगाई मिलेगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि हम वर्किंग कैपिटल को किस तरह से मैनेज करेंगे। The working capital of an entity can be termed as, for example, lifeblood of if an entity is compared with a living body, lubricant, fuel, if it is an entity is compared with an engine, की वर्किंग कैपिटल किसी भी एंटिटी की हम टर्म कर सकते हैं कि उसके खून की तरह है। इफ़ एन एंटिटी इज़ कंपेयर्ड विद, अगर हम किसी एंटिटी को लिविंग बॉडी मानते हैं तो जो उसमें खून दौड़ रहा है वो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल। लुब्रिकेंट या फ्यूल हो सकता है जो एक एंटिटी को कंपेयर करता है इंजन के साथ। तो वर्किंग कैपिटल को रिक्वायर, अगर हम इंजन के साथ कंपेयर करते हैं तो लुब्रिकेंट या फ्यूल हो सकता है वर्किंग कैपिटल, और अगर हम ह्यूमन बॉडी के साथ उसको कंसिडर करते हैं तो ये कोई ब्लड हो सकता है, ठीक है, बॉडी का। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर की जाती है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए, जहाँ पर एंटिटी कोई भी इंटरप्शन ना हो उसकी एक्टिविटीज़ में। हैंस द वर्किंग कैपिटल नीड्स एडुकेट अटेंशन, कि जो वर्किंग कैपिटल है उसको पूरी अटेंशन चाहिए, एफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट इट इन्वॉल्व 3 E's। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 3 तरह के ई को ये कंसीडर करता है, जैसे कि इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एंड ऑल दीज 3 आर रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये तीनों ही हमें मैनेजमेंट में भी चाहिए। जैसे कि इकोनॉमी क्या होगा, मनी चाहिए, मनी से रिलेटेड। एफिशिएंसी क्या होगी कि हमारे पास एफिशिएंसी होनी चाहिए कि उस टाइम के बाउंड में हम उसको पूरा करें, और इफेक्टिवनेस की इतना अच्छे से करें कि कोई भी आइडलनेस, कोई वेस्टेज कुछ भी ना बचे। द स्कोप ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैन बी ग्रुप इनटू 2 ब्रॉड एरियाज़। जो वर्किंग कैपिटल का स्कोप है 2 ब्रॉड एरियाज़ में डिवाइड किया गया है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी में, एंड नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन में। तो हम पहले लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के पढ़ लेते हैं। फॉर एंट्री ट्रेड एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डे टू डे बिजनेस ऑफ एन एंटिटी इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन लिक्विडिटी ऑफ फंड्स इवनली, कि अगर हमें बिना रुके स्मूथ फंक्शनिंग चाहिए अपनी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी की, तो वहाँ पर हमें लिक्विडिटी बना कर रखनी होगी अपने फंड्स की। एज वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर कि जो हमारा रुपी है कैपिटल बियर करता है, कुछ कॉस्ट लेकर आता है। सो वाइल मेंटेनिंग लिक्विडिटी द कॉस्ट एस्पेक्ट नीड्स टू बी बोर्न इन माइंड, कि जब भी हम लिक्विडिटी मानकर चलते हैं तो जो कॉस्ट एस्पेक्ट है उसको हम अपने दिमाग में रखेंगे। अननेसेसरी टाइंग अप ऑफ फंड इन आइडल एसेट नॉट ओनली रिड्यूस द लिक्विडिटी बट ऑल्सो रिड्यूसिंग द अपॉर्चुनिटी टू अर्न बेटर रिटर्न फ्रॉम अ प्रोडक्टिव एसेट, की जब हमें ज़रूरत नहीं है और हम फंड को आइडल एसेट में इन्वेस्ट कर देते हैं तो इससे हमारी जो लिक्विडिटी है वो रिड्यूस नहीं होती, बल्कि ये हमारी अपॉर्चुनिटी को भी रिड्यूस कर देती है कि हम बेटर रिटर्न अर्न नहीं कर पाते। यानी अगर हम सिर्फ असेट्स में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं तो जो हमारी अपॉर्चुनिटी हैं वो भी चली जाएंगी, हमारे साथ से पैसा भी चला जाएगा। हैंस ट्रेड ऑफ इज़ रिक्वायर्ड, तो इसके लिए एक ट्रेड ऑफ की ज़रूरत होती है लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, विच इंक्रीजेज द प्रॉफिटेबिलिटी विदाउट डिस्टर्बिंग, जो प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगी बिना डिस्टर्ब किए डे टू डे फंक्शंस को। दिस रिक्वायर 3 E's, तो इसमें 3 E's को की ज़रूरत होती है, इकोनॉमी इन फाइनेंसिंग, एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिवनेस इन अचीविंग द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव। तो ट्रेड ऑफ जो होगा वो कंपोनेंट होगा वर्किंग कैपिटल का, जिसको समराइज़ किया जा सकता है वर्किंग कैपिटल के ट्रेड ऑफ को। इन्वेंट्री में
कंपोनेंट दे रखे हैं वर्किंग कैपिटल के, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, प्रीपेमेंट या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। और एडवांटेज दे रखे हैं यानी प्रॉफिटेबिलिटी, और ट्रेड ऑफ दे रखा है प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी को हमने लगाना है, और एडवांटेज दे रखा है लिक्विडिटी की, यानी एक हायर साइड है एक लोअर साइड है और एक उन दोनों के बीच में मैनेज करने वाली ट्रेड ऑफ है। तो हम पहले इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं। फ्यूअर स्टॉक आउट्स इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, कि इसमें कुछ ही स्टॉक होगा जिससे क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ट्रेड ऑफ क्या होगा, यूज टेक्निक लाइक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जस्ट इन टाइम टू कैरी ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री, कि हम इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट इन टाइम यूज़ कर सकते हैं कि हम तभी मंगवाएं जब डिमांड बढ़े। या फिर लोअर इन्वेंट्री रिक्वायर लेस कैपिटल, की जहाँ पर लोअर इन्वेंट्री होती है वहाँ पर हमें कम कैपिटल लगानी होती है, नहीं तो हमें एंडेंजर स्टॉक आउट एंड लॉस ऑफ गुडविल, की हमें खतरा रहेगा कि हमारा स्टॉक आउट हो सकता है या फिर गुडविल चली जाएगी। नेक्स्ट है रिसीवेबल, हायर क्रेडिट पीरियड अट्रैक्ट कस्टमर एंड इंक्रीज रेवेन्यू। जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो जब हम ज़्यादा क्रेडिट पीरियड रखते हैं तो वो कस्टमर को, यानी हम उधार पे चीज़ें देते हैं तो कस्टमर तो बन जाएंगे हमारे और हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी दोनों को जब ट्रेड ऑफ किया जाए तो यहाँ पर हम क्रेडिट पॉलिसी को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमारी क्रेडिट पॉलिसी कैसी है। अगर हम 3 सालों तक उधार नहीं लेंगे तो हमारा बिज़नेस नहीं चलने वाला। तो हमें अपनी क्रेडिट पॉलिसी को इवैल्यूएट करना होगा कि अगर हम क्रेडिट दे भी रहे हैं तो उसकी लिमिट कितनी रहेगी, 2 महीने, 3 महीने, 1 हफ्ता या 4 हफ्ते। द यूज़ ऑफ सर्विसेज ऑफ डेट मैनेजमेंट, तो इसमें हमारी जो यूज़ है सर्विसेज डेट मैनेजमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। फैक्टरिंग एजेंसीज़ को, जो एजेंट्स होते हैं उनको कह सकते हैं कि आप हमें हमारा मनी जो उधार का है सेल करके दे रहे हो तो उधार हमें आप दिलवाएंगे। देन कैश सेल्स प्रोवाइड लिक्विडिटी बट फेल्स टू बूस्ट सेल्स एंड रेवेन्यू। कैश सेल जो होती है लिक्विडिटी तो प्रोवाइड कर देती है लेकिन सेल्स को और रेवेन्यू को बढ़ाने में मदद नहीं करती, तो उसकी मदद क्रेडिट सेल्स ही करती है। नेक्स्ट है प्री पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ये क्या करता है, प्रॉफिटेबिलिटी की केस में ये अनसर्टेनिटीज़ को कम कर देता है। प्रॉफिटेबल होता है इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में, और जब हम इसमें टेक्निक यूज़ करेंगे ट्रेड ऑफ के लिए तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की ज़रूरत होती है। और अगर हम लोअर लिक्विडिटी को देखते हैं तो ये हमें हमारी लिक्विडिटी को इम्प्रूव करता है, लिक्विडिटी को मेंटेन रखने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पेबल आर ओनर्ड इन टाइम, इम्प्रूव द गुडविल एंड हेल्पफुल इन गेटिंग फ्यूचर डिस्काउंट, की जो भी पेबल होगी उसको टाइम के अकॉर्डिंग ही हम ओनर करेंगे, स्वागत करेंगे उसकी गुडविल को इम्प्रूव करने के लिए। यानी अगर कोई एट ए टाइम हमें इतनी बड़ी अमाउंट दे रहा है, एडवांस में दे रहा है, तो हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं, उसको सम्मान देंगे। इम्प्रूव द गुडविल, इससे हमारी गुडविल बढ़ जाएगी कि उस पर्सन ने पेमेंट की, एट ए टाइम पेमेंट की, तो उस कंपनी ने उसको 10% डिस्काउंट दिया। एंड हेल्पफुल इन गेटिंग फ्यूचर डिस्काउंट, और फ्यूचर डिस्काउंट में भी मदद करेगी। और ट्रेड ऑफ की बात करें तो हम इसमें कैश बजट, कैश मैनेजमेंट की टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। कैश कैन बी इन्वेस्टेड इन सम अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, और अगर लिक्विडिटी बना कर रखनी है तो हम जो कैश हमारे पास है, अगर एक्स्ट्रा कैश लगता है हाथ में तो हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं बाहर से और ज़्यादा अर्न करने के लिए। नेक्स्ट है पेबल एंड एक्सपेंसेस। कैपिटल कैन बी यूज इन सम अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, कैपिटल को हम किसी और इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या होगी, इवैल्यूएट द क्रेडिट पॉलिसी एंड रिलेटेड कोस्ट, कि हम इसमें क्रेडिट पॉलिसी या रिलेटेड कोस्ट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। पेबल आर ओनर्ड इन टाइम, जो भी पेबल्स होंगे उनको हम ओनर देंगे, सम्मान देंगे, उनकी गुडविल इंप्रूव करेंगे और ये हमें फ्यूचर डिस्काउंट लेने में मदद करेगा। नेक्स्ट था हमारा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग। वर्किंग कैपिटल पॉलिसी इज़ अ फंक्शन ऑफ 2 डिसीजन, की जो वर्किंग कैपिटल पॉलिसी है इसमें 2 डिसीजन को इन्वॉल्व किया गया है। पहला है इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल एंड सेकेंड इज़ फाइनेंसिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कि हम पहले वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे, दूसरा हम अपने इन्वेस्टमेंट में फाइनेंस करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज़ कंसर्न विद द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट, की जब हम वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये कंसर्न करता है कि लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा करंट एसेट का। इट गिव्स द आंसर ऑफ हाउ मच, ये हमें आंसर देगा कि कितना फंड टू बी टाइड इन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन, कितना फंड हमें ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। That is effectiveness of fund. Financing decision concern with the arrangement of fund to finance the working capital. जो भी फाइनेंसिंग डिसीजन होंगे इसमें हम फंड्स को अरेंज करते हैं फाइनेंस के साथ भी और कैपिटल वर्किंग कैपिटल के साथ भी। इट गिव द आंसर वेयर फ्रॉम, ये हमें आंसर ये भी देगा कि हम कहाँ से अरेंज करेंगे, यानी इकोनॉमी लोवेस्ट कॉस्ट पर हमें पॉसिबल कहाँ से, किस सोर्स से हम कम कॉस्ट में कैश को अरेंज करें। और फाइनेंसिंग डिसीजन डिस्कस करेगा कि
किस तरह से हम उसको फाइनेंस करें। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, हाउ मच टू बी इन्वेस्टेड इन करंट असेट्स इज वर्किंग कैपिटल इज़ अ मैटर ऑफ पॉलिसी डिसीजन बाय एन एंटिटी। कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वर्किंग कैपिटल में तो हम ये देखना चाहेंगे कि हम करंट असेट में कितना इन्वेस्ट करें, वर्किंग कैपिटल में कितना करें। इट हैज़ टू बी डिसाइडेड इन लाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होंगे उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाई जाएंगी। ट्रेड पॉलिसीज़ को देख सकते हैं हम, या फाइनेंशियल कंसिडरेशन दे सकते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देख सकते हैं। देयर इज़ नॉट सेट रूल फॉर डिसाइडिंग द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर कोई डिसाइडिंग लेवल नहीं होता वर्किंग कैपिटल का, क्योंकि डिमांड के अकॉर्डिंग ही हम वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। अगर बाई चांस एट अ टाइम डिमांड बढ़ती है तो हमें एट अ टाइम मनी उसमें लगाना पड़ेगा। For example, an infrastructure development company require more investment in its working capital as there may be huge inventory in the form of work in process। कि कई बार ऐसा हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोई कंपनी है, उसको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो गई है वर्किंग कैपिटल में, क्योंकि उसके पास बहुत सारी इन्वेंट्री है वर्क इन प्रोसेस में और उसको कंपनी चाहती है कि पूरा करें। ऑन द अदर हैंड, अ कंपनी विच इज़ इंगेज इन फास्ट फूड बिजनेस, या फिर कोई कंपनी ऐसी है जो फास्ट फूड बिजनेस का काम करती है, तो उसको कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि फास्ट फूड उसका डेली का जितना उसको बिकेगा पता है उसको कितना बिकना है, तो एट ए टाइम बनाएगा। हैंस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर। तो जो लेवल होगा इन्वेस्टमेंट का वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज़ पर, उसके टाइप ऑफ प्रोडक्ट पर, मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस ट्रेडिंग सर्विसेज पर, वॉल्यूम ऑफ सेल्स पर और क्रेडिट पॉलिसीज़ पर। तो जब हम नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ब्रेवरीज ये लार्ज इन्वेस्टमेंट रखती हैं अपने साथ वर्किंग कैपिटल में, क्योंकि लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होता है इनका। और टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है उनके पास लार्ज इन्वेंट्री होती है पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, तो उनके पास लार्ज इन्वेंट्री रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस ट्रेडिंग वर्सेस सर्विसेज की बात करें तो एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी वो होगी जहाँ पर 3 तरह की इन्वेंट्री उसके पास होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड। और जो ट्रेडिंग कंपनी होगी या सर्विस एंटिटी होगी उसको सिर्फ इन्वेंट्री को मैनेज करके रखना है, ट्रेडिंग स्टॉक होगा उसके पास और कंज्यूमेबल होंगे। वॉल्यूम ऑफ सेल्स, जहाँ पर सेल्स हाई होती है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है हाई रिसीवेबल की एज वेल। और क्रेडिट पॉलिसी होगी कि वो क्रेडिट पॉलिसी जो लिबरल हो, हैज़ नॉट ओनली हाई लेवल ऑफ रिसीवेबल बट रिक्वायर मोर कैपिटल, जिसके पास सिर्फ हाई लेवल के रिसीवेबल नहीं है बल्कि ज़्यादा कैपिटल की उसको ज़रूरत है, बट रिक्वायर्स मोर कैपिटल टू फंड। यानी क्रेडिट पॉलिसी है कि कोई भी एंटिटी जिसकी क्रेडिट पॉलिसी लिबरल हो वो नॉट ओनली हाई लेवल ऑफ रिसीवेबल चाहती है लेकिन वो मोर कैपिटल चाहती है ताकि रॉ मटेरियल को परचेज कर सके। नेक्स्ट है अप्रोचेज ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि कौन कौन सी वर्किंग कैपिटल के लिए हम अप्रोच लगा सकते हैं। एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव 3 तरह के अप्रोचेस में बताई है। बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एंड रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, की वर्किंग कैपिटल डिसीजन को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी और रिस्क रिटर्न ट्रेड इन दोनों को मैनेज करते हुए हमने 3 तरह की अप्रोच बनाई है, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव एंड मॉडरेट। जो एग्रेसिव है वो क्या कहती है, हेयर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज़ केप्ट इन एट अ मिनिमल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है वर्किंग कैपिटल में वो मिनिमल इन्वेस्टमेंट होगा करंट एसेट में, जिसका मतलब होगा कि एंटिटी अपनी लोअर लेवल ऑफ इन्वेंट्री को रखना चाहती है, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करेगी, लेस कैश बैलेंस, उसके पास कैश बैलेंस कम होगा। इसका एडवांटेज क्या होगा, लोअर लेवल ऑफ फंड इज टाइड इन दी वर्किंग कैपिटल, की जो फंड होगा वर्किंग कैपिटल में वो कम लेवल पर होगा, ये लोअर फाइनेंशियल कॉस्ट लेकर आएगा। बट द फ्लिप साइड कुड बी दैट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुड नॉट ग्रो विच लीड टू लोअर यूटिलाइजेशन, कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने की हालत में नहीं होती जिससे यूटिलाइजेशन कम हो सकता है फिक्स एसेट का, और लॉन्ग टर्म डेट्स भी हो सकते हैं। इन द लॉन्ग रन फर्म स्टे बिहाइंड द कंपटीटर, लॉन्ग रन में फर्म कंपटीटर के पीछे पीछे चलती रहेगी। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव, इस अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन हाई कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहेगी करंट एसेट में, तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कीप इन्वेंट्री रख सकती है, लेवल हाइयर लेवल के लिए एक लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो कर सकती है, कैश बैलेंस दे सकती है हाई एज टू मीट एनी करंट लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए। इसकी एडवांटेज क्या होगी, हाइयर सेल्स वॉल्यूम, डिमांड बढ़ जाएगी, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी की वजह से गुडविल बढ़ जाती है, सप्लायर पेमेंट कर देंगे शॉर्ट टाइम में। तो डिसएडवांटेज क्या होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है, हाई रिस्क हो जाता है हमारे पास बैड डेट का, और शॉर्टेज हो सकती है लिक्विडिटी की लॉन्ग रन में, ठीक है, और ऑपरेटिंग साइकिल्स में। नेक्स्ट है मॉडरेट, दिस अप्रोच इज़ इन बिटवीन द अबाउट 2 अप्रोचेज़, की 2 अप्रोचेज़ के बीच में आती है। अंडर दिस अप्रोच अ बैलेंस बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न इज़ मेंटेन, कि इसमें हम रिस्क और रिटर्न के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखते हैं। गेन मोर बाय यूजिंग फंड्स इन एफिशिएंट मैनर, कि हम इसमें ज़्यादा गेन करना चाहते हैं मैनेजमेंट से, जैसे इसमें दिखाया गया है
यहाँ पर ये हमने लेवल ऑफ करंट असेट रखा, यहाँ पर आउटपुट है हमारा। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारी फ़िक्स असेट लेवल है कि ये हमारी फ़िक्स असेट है जो हम चेंज नहीं करेंगे। इसमें हम सबसे पहले कंजर्वेटिव पॉलिसी को देखते हैं, तो कंजर्वेटिव पॉलिसी ए होगी, उसके बाद एवरेज पॉलिसी और थर्ड है एग्रेसिव पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट करंट असेट टू फिक्स असेट रेशो। द फाइनेंस मैनेजर इज़ रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ करंट असेट की जो फाइनेंस मैनेजर है उसको ऑप्टिमम लेवल चाहिए करंट असेट का, ताकि शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ किया जा सके। तो एक फर्म फिक्स कर सकती है करंट असेट को पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट के लिए। एज द फर्म आउटपुट एंड सेल इंक्रीज, जैसे जैसे फर्म की आउटपुट और सेल इंक्रीज होती है तो करंट असेट भी इंक्रीज हो जाएगी। जनरली करंट असेट डू नॉट इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन की जो करंट असेट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होती है आउटपुट के साथ। करंट असेट इंक्रीज कर सकती है डिक्रीजिंग रेट के साथ, कि भाई हमारा आउटपुट तो 10 हो रहा है लेकिन करंट असेट में जो इंक्रीज हुआ वह 6 हुआ है, तो 4 का डिफरेंस भी हो सकता है, डिक्रीजिंग रेट से भी हो सकता है। ठीक है, एज आउटपुट इंक्रीज द फर्म स्टार्ट यूजिंग इट्स करंट असेट मोर एफिशिएंटली। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता रहेगा यानी सेल्स बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे करंट असेट को हम और अच्छे से यूज़ करने लगेंगे। The level of the current asset can be measured by creating a relationship between current asset and fixed asset। तो जो लेवल है करंट असेट का उसको हम मेज़र कर सकते हैं एक रिलेशनशिप बनाकर, जहाँ पर हम करंट असेट को फिक्स असेट के साथ एक रिलेशनशिप दिखाएंगे। नेक्स्ट है डिवाइडिंग करंट असेट बाय फिक्स असेट गिव करंट असेट फिक्स असेट रेशो। कि जब हम करंट असेट को फिक्स असेट से डिवाइड करते हैं तो ये करंट असेट और फिक्स असेट रेशो को दिखाएगा। अज्यूमिंग अ कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ फिक्स असेट, कि हम इसमें अज्यूम करके चलेंगे कि हमारी जो फिक्स असेट है वो कॉन्स्टेंट लेवल पर है। हाइयर करंट असेट फिक्स असेट रेशो इंडिकेट करता है कंजर्वेटिव करंट असेट पॉलिसी, जहाँ पर करंट असेट जो होगी वो हमारी कम होगी, और फिक्स असेट रेशो मींस एन एग्रेसिव करंट असेट पॉलिसी अज्यूमिंग ऑल फैक्टर टू बी कांस्टेंट। की जो एग्रेसिव करंट पॉलिसी होती है उसमें सारे कांस्टेंट मानकर हम चलेंगे। कंजर्वेटिव पॉलिसी इंप्लाई करती है ज़्यादा लिक्विडिटी कम रिस्क, और एग्रेसिव पॉलिसी इंडिकेट करती है हाई रिस्क और पुअर लिक्विडिटी। नेक्स्ट है मॉडर्न करंट असेट पॉलिसी विल फॉल इन मिडल ऑफ कंजर्वेटिव एंड एग्रेसिव पॉलिसी। एग्रेसिव पॉलिसी की जो मॉडरेट करंट असेट पॉलिसी है वहाँ पर मिडल और कंजर्वेटिव एग्रेसिव पॉलिसी में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो करंट असेट पॉलिसी मोस्ट ऑफ द फर्म में फॉल बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम पॉलिसी। तो करंट असेट पॉलिसी के बीच में ही बहुत सारी फर्म आती हैं। तो फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, कि हम वर्किंग कैपिटल नीड्स को किस तरह से एस्टिमेट करेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो ऑपरेटिंग साइकिल है ये सबसे अच्छा मेथड बताया जाता है वर्किंग कैपिटल को कंप्यूट करने के लिए। हावेवर अदर मेथड लाइक रेशो ऑफ सेल, रेशो ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट में ऑल्सो भी यूज इन डिटरमाइन वर्किंग कैपिटल, कि हम रेशो ऑफ सेल भी यूज़ कर सकते हैं, रेशो ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं करंट असेट होल्डिंग पीरियड की। टू एस्टिमेट working capital needs based on the average holding period of current asset and relating them to cost based on the company's experience in the previous year. This method is essentially based on the operating cycle concept। यहाँ पर हम वर्किंग कैपिटल की नीड्स को एस्टिमेट करने के लिए हम अपना एवरेज होल्डिंग पीरियड देखते हैं करंट असेट का, कि हमारी करंट असेट कितने एवरेज पीरियड तक हमारे पास रहेगी। फिर हम उसको कोस्ट बेस्ड कंपनी के एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर में। इस मेथड को ज़्यादातर ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है, उसी के ऊपर ये बेस होता है। नेक्स्ट है रेशो ऑफ सेल। इसमें हम वर्किंग कैपिटल की नीड्स को एस्टिमेट करते हैं रेशो ऑफ सेल्स की नीड्स को पूरा करने के लिए, और एक अजम्पशन लेकर चलते हैं कि करंट असेट जो होगी चेंज इन सेल्स की वजह से होगी, कि करंट असेट की वजह से सेल्स में भी कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट है रेशो ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट, कि हम इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फिक्स इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज की तरह एस्टिमेट करेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर विल हावेवर बी इम्पैक्टिंग द चॉइस ऑफ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल, कि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसे हम वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो फैक्टर्स सीजनल भी हो सकते हैं, एक्यूरेट सेल्स फोरकास्ट हो सकती है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और वेरिएबिलिटी हो सकती है सेल्स प्राइस में। द प्रोडक्शन साइकिल एंड क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसी ऑफ द फर्म विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, की जो प्रोडक्शन साइकिल है, क्रेडिट कलेक्शन पॉलिसी है, इनका भी कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे। तो हमें यहाँ पर ज़रूरी होती है कि हम एक वेटेज दे देते हैं अपने प्रोजेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल।
ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है? अ यूज़फुल टूल फॉर मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल इज़ द ऑपरेटिंग साइकिल, कि एक यूज़फुल टूल है जहाँ पर हम अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना चाहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल में। द ऑपरेटिंग साइकिल एनालाइज द अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड अकाउंट पेबल साइकिल इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ डेज। जो ऑपरेटिंग साइकिल होगी एनालाइज करेगी अकाउंट रिसीवेबल को, इन्वेंट्री और अकाउंट को पेबल। जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल को एनालाइज किया जा सकता है एवरेज नंबर ऑफ डेज़ में, ये एक कलेक्ट रखता है अकाउंट को। इन्वेंट्री इन एनालाइज बाय द एवरेज नंबर ऑफ डेज़ की जो भी इन्वेंट्रीज़ हैं उनको हम एनालाइज कर सकते हैं एवरेज नंबर ऑफ डेज़ के हिसाब से, और जो उनका टर्न ओवर है वो देखा जा सकता है किसी सेल ऑफ प्रोडक्ट के लिए। फ्रॉम द पॉइंट इट कम्स इन द स्टोर टू द पॉइंट इट इज़ कन्वर्टेड टू कैश, कि किस पॉइंट पर वो स्टोर में आया और कब हमने उसको कैश में कन्वर्ट किया, कब अकाउंट रिसीवेबल में हमने उसको लिखा। तो अकाउंट पेबल को एनालाइज किया जा सकता है एवरेज नंबर ऑफ डेज़ के हिसाब से, कि हमने कितने डेज़ में हमारे अकाउंट को रिसीव किया, उसकी पेमेंट को रिसीव किया, या फिर सप्लायर इनवॉइस को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल डेफिनेशन। वर्किंग कैपिटल साइकिल इंडिकेट द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन अ कंपनी पेइंग फॉर मटेरियल, एंटरिंग इनटू स्टॉक एंड रिसीविंग द कैश फ्रॉम सेल ऑफ फिनिश गुड। की वर्किंग कैपिटल साइकिल इंडिकेट करती है कि किस लंबे टाइम में, किस लेंथ में कंपनी ने उसके मटेरियल की पेमेंट की, उसके स्टॉक की पेमेंट की और कैश को रिसीव किया। सेल्स के जो फिनिश गुड्स की सेल हमने किया उससे जो कैश रिसीव किया वो कितने टाइम में रिसीव किया, कितने टाइम में हमने अपनी लायबिलिटी पे की स्टॉक से रिलेटेड, और कितने टाइम में कंपनी अपने मटेरियल के लिए पे करी है। इट कैन बी डिटरमाइन बाय एडिंग द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेज इन द साइकिल। तो इसके डिटरमाइन किया जा सकता है, हम डेज़ को काउंट कर लेते हैं इसमें हर एक स्टेज के और फिर उनको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी रॉ मटेरियल रखती है 60 दिन के लिए अपने पास, क्रेडिट देती है 15 दिन के लिए सप्लायर को, और प्रोडक्शन प्रोसेस करता है 15 दिन में, यानी 15 दिन में वो चीज़ बनकर तैयार हो जाती है। तो 60 + 15 हो जाते हैं, ठीक है। तो फिनिश गुड्स आर हेल्ड फॉर 30 डेज़, फिनिश गुड्स हमारे पास 30 दिनों के लिए पड़ी रहेगी, और 30 डेज़ की हम क्रेडिट एक्सटेंशन दे देते हैं डेटर्स को। तो जो टोटल हो गया इसका वो 120 दिन हो जाएंगे, यानी 60, फिर जो हमारे 15 दिन है सप्लायर वाले उसको हम माइनस कर देंगे, आगे फिर 15 और 30 ऐड हो जाते हैं, तो टोटल वर्किंग कैपिटल 120 दिन की हो जाती है। 30 60 60 + 60 120 120 + 15 एंड -15। देन कैश रिसीवेबल। वर्किंग कैपिटल साइकिल बताया गया है कि कैश होगा हमारे पास, कैश से फिर हम कैश से क्या होगा, रॉ मटेरियल की तरफ जाएंगे, रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड की पेमेंट करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस को देखेंगे, फिर हम अपने स्टॉक्स को देखेंगे। स्टॉक्स को देखने के बाद हमारे पास रिसीवेबल होंगे कि हमारा स्टॉक्स क्या लेकर आएगा, रिसीवेबल लेकर आएगा, और वापस से हमारे पास कैश आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं वर्किंग कैपिटल की साइकिल को। मोस्ट बिजनेस कैन नॉट फाइनेंस द ऑपरेटिंग साइकिल, कि बहुत सारे जो बिजनेस है वो फाइनेंस नहीं कर पाते ऑपरेटिंग साइकिल को, अकाउंट रिसीवेबल डेज़ और इन्वेंट्री डेज़ को, विथ अकाउंट पेबल फाइनेंसिंग अलोन, कि अकाउंट पेबल के अकेले होने से वो उसको मैनेज नहीं कर पाते। कंसिक्वेंटली वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग इज़ नीडेड, तो उन्हें और ज़्यादा नीड होती है उसकी कैपिटल की। जैसे कि उन्होंने बना दिया और उनको लगता है कि जो सामान हमने बनाया है ये 1 महीने में अगर बिक जाता है तो हमें और वर्किंग कैपिटल नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर वो 1 महीने में नहीं बिकता या फिर बिक जाता है तो हमारे पास मनी नहीं रिसीव होता, तो वहाँ पर हमें एडिशनल कैपिटल लगानी पड़ती है। तो ये शॉर्टफॉल हो जाता है जो कवर किया जा सकता है नेट प्रॉफिट से। इंटरनली और एक्सटर्नली हम बोरो कर सकते हैं किसी भी फंड से या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से। द फास्टर बिजनेस एक्सपेंड द मोर कैश इट विल नीड इट फॉर वर्किंग कैपिटल, कि जितना ज़्यादा कोई बिजनेस एक्सपेंड करेगा उतना ज़्यादा उसको वर्किंग कैपिटल के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिएगा। चीपेस्ट और बेस्ट सोर्स है कैश का, कि वर्किंग कैपिटल राइट बिजनेस से के टाइम आनी चाहिए। गुड मैनेजमेंट हो सकती है वर्किंग कैपिटल की, जहाँ पर कैश को जनरेट किया जा सकता है। विल हेल्प इम्प्रूव प्रॉफिट एंड रिड्यूस रिस्क, ये प्रॉफिट को इम्प्रूव कर देगा और रिस्क को भी कम कर देगा। बियर इन माइंड दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कस्टमर एंड होल्डिंग स्टॉक कैन रिप्रेजेंट अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ अ फर्म्स टोटल प्रॉफिट, कि इसमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो भी कॉस्ट है, जो हम क्रेडिट कस्टमर को दे रहे हैं या फिर स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन रखता है टोटल प्रॉफिट का। नेक्स्ट है हर कंपोनेंट वर्किंग कैपिटल का, चाहे वो इन्वेंट्री हो, रिसीवेबल हो या पेबल हो, उसके 2 डायमेंशन है, टाइम और मनी। व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल टाइम इज़ मनी। जब वर्किंग कैपिटल की बात आती है तो टाइम ही हमारा मनी है। यू कैन गेट मनी टू मूव फास्टर अराउंड
द साइकिल। अगर आपके पास मनी है ज़्यादा तेज़ दौड़ने के लिए तो आप मनी को डेटर से तुरंत इकट्ठा करें और अपने अमाउंट ऑफ मनी को टाई अप करें। इन्वेंट्री लेवल को कम कर सकते हैं। सेल्स के साथ तो बिजनेस क्या करेगा, मोर कैश जनरेट कर सकता है, इसको कम बोरो करना पड़ेगा बाहर से। सिमिलरली इफ़ यू कैन नेगोशिएट इम्प्रूव टर्म विद सप्लायर, गेट लॉन्गर क्रेडिट। और अगर आप सप्लायर के साथ नेगोशिएट करते हुए इम्प्रूवमेंट है आपकी कि आप सप्लायर के साथ लॉन्गर क्रेडिट की लिमिट बना लेते हैं कि हम 1 साल बाद देंगे या फिर 2 साल बाद देंगे, इस तरह से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो भी आपको जल्दी से फ़ंड की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा है इफ़ यू कलेक्ट रिसीवेबल फास्टर, अगर आप रिसीवेबल यानी डेटर्स को जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं, यू रिलीज़ कैश फ्रॉम द साइकिल, तो आपको तुरंत साइकिल से कैश मिल जाएगा। कलेक्ट रिसीवेबल स्लोअर, अगर धीरे से मिलते हैं तो आपको कैश सॉक करना पड़ेगा। और अगर गेट बेटर क्रेडिट, अगर आपको ज़्यादा अच्छा क्रेडिट मिल जाता है तो आप अपने कैश रिसोर्सेज को इंक्रीज़ कर सकते हो। शिफ्ट इन्वेंट्री फास्टर, अगर स्टॉक को आप जल्दी से बेच सकते हो तो यू फ्री अप कैश, आप फ्री हो जाते हो कैश से। मूव इन्वेंट्री स्लोअर, अगर धीरे धीरे जाती है तो यू कंज्यूम मोर कैश, तो आपको ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैपिटल साइकिल हेल्प इन फोरकास्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, फोरकास्ट में, कंट्रोल में और मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तो जो लेंथ है ऑपरेटिंग साइकिल की वो इंडिकेटर करती है परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल रिप्रेजेंट करती है टाइम इंटरवल फॉर विच द फर्म हैज़ टू नेगोशिएट वर्किंग कैपिटल फ्रॉम इट्स बैंकर, की जो नेट ऑपरेटिंग साइकिल है वो टाइम इंटरवल को दिखाती है। तो फर्म को यहाँ पर वर्किंग कैपिटल के साथ नेगोशिएट करना पड़ सकता है बैंकर्स के साथ। ये इनेबल करता है कि आपको एक्यूरेट अमाउंट मिले वर्किंग कैपिटल की कॉन्टीन्यूअस बिजनेस में। नेक्स्ट है जो ड्यूरेशन है वर्किंग कैपिटल साइकिल का, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ बिजनेस पर। और हम इसमें इक्वेशन देख सकते हैं, R + W + F + D माइनस में C, ये ऑपरेटिंग साइकिल है। R हमारा रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड, W वर्क इन प्रोग्रेस का होल्डिंग पीरियड, F फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड हो सकता है, D रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड और C जो क्रेडिट हमने क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है सप्लायर के थ्रू, तो हम उसको माइनस कर देते हैं। तो अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं ऑपरेटिंग साइकिल की, जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड निकालना है तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड में एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजप्शन पर डे। वर्क इन प्रोग्रेस निकालना है तो एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री डिवाइड में एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। फिनिश गुड्स निकालनी है तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड डिवाइड में एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड निकालना है तो एवरेज रिसीवेबल डिवाइड में क्रेडिट सेल्स पर डे। और क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर निकालना है तो एवरेज पेबल डिवाइड में एवरेज क्रेडिट परचेज पर डे। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग साइकिल, वन ऑफ द मेथड फॉर फोरकास्टिंग वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल की। ये एक मेथड है जहाँ पर हम करंट असेट में एस्टिमेशन करते हैं। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, तो फंड टू बी इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बी एस्टिमेटेड इन ऑन प्रोडक्शन बजट, कि जो प्रोडक्शन बजट होगा उसी पे हम रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को मेंटेन करके रखेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एस्टिमेशन प्रोडक्शन डिवाइड में ईयर मल्टीप्लाई डेज हैं तो डेज, 12 मंथ डिवाइड में 365 डेज मल्टीप्लाई में एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट के एक यूनिट का कितना कॉस्ट होगा मल्टीप्लाई में एवरेज रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। और वर्क इन प्रोग्रेस निकालना है तो ये भी सेम रहेगा, जहाँ पर हमने सिर्फ एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट है वहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा और वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड आ जाएगा। नेक्स्ट है फिनिश गुड्स, तो इसमें भी सेम यही रहेगा। अब हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट को इंक्लूड करेंगे और एवरेज फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड को इंक्लूड करेंगे। रिसीवेबल डेटर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है, मल्टीप्लाई में रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड आ जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होगा, जो हमारा कैश है बैंक में या फिर हमारे हाथ में। करंट लाइबिलिटीज़ को मैनेज करना है तो ट्रेड पेबल्स को देख सकते हैं, जैसे कि एस्टिमेटेड क्रेडिट परचेज डिवाइड में 12 मंथ डिवाइड 365 डेज और क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर। डायरेक्ट वेजेस देखने हैं तो एवरेज एस्टिमेटेड लेबर आवर्स के, एस्टिमेटेड लेबर आवर्स हमें कितने टाइम के लिए लेबर चाहिए, वेजेस रेट पर आवर, एक आवर के हिसाब से हम उनको कितना वेज दे रहे हैं, डिवाइड 12 मंथ डिवाइड 365 डेज मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस की, कितना टाइम है वेज पे करने में। ओवरहेड अदर देन डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को छोड़कर हम ओवरहेड निकाल सकते हैं। एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइड 12 डिवाइड 365 मल्टीप्लाई एवरेज टाइम लैग पेमेंट ऑफ ओवरहेड। तो नंबर ऑफ डेज एक ईयर में 365 भी हो सकते हैं और 360 भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को आप किस तरह से एस्टिमेट करेंगे। करंट असेट जिसमें इन्वेंट्रीज आएंगी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड, इसके अमाउंट हम लिख लेंगे। फिर रिसीवेबल्स, ट्रेड डेटर्स, बिल्स, ये दोनों हो सकते हैं। मिनिमम कैश बैलेंस आ जाएगा, इससे हमारी ग्रोस वर्किंग कैपिटल निकल जाएगी, किससे, फिनिश गुड्स से
और थर्ड है बिल से और मिनिमम कैश बैलेंस से। तो हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ जाती है। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटीज़, उसमें ट्रेड पेबल आ गए, बिल पेबल आ गए, वेज पेबल, पेबल फॉर ओवरहेड, इनको हम लिखेंगे। पेबल फॉर ओवरहेड इनका टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो हम फर्स्ट में दिखाएंगे, सेकंड में। एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, अगर हमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी का एक्सेस निकालना है तो फर्स्ट में से हम सेकंड को माइनस करेंगे, यानी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से हम लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। अब अपना सेफ्टी मार्जिन ऐड कर देते हैं और फिर हम अपनी थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर देंगे। थर्ड यानी फर्स्ट माइनस सेकंड, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी जो ज़्यादा है वो, और उसके अंदर हम अपना सेफ्टी मार्जिन ऐड कर देते हैं, तो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल आ जाती है। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन बेस्ड ऑन कैश कॉस्ट। तो हमने देख लिया कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज़ का डिफरेंस होता है। तो हम अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट कर सकते हैं कि करंट एसेट कितनी चाहिए, करंट लायबिलिटी कितनी चाहिए। तो इन प्रैक्टिस एक और अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं जो है एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इस अप्रोच में एक फैक्ट होता है कि जो करंट एसेट है, जैसे सन्डी डेटर है, फिनिश गुड्स हैं, ये एग्जैक्ट अमाउंट लेकर आते हैं अपने फंड्स की। ब्लॉक इज़ लेस देन अमाउंट ऑफ सच करंट एसेट, कि इनका जो ब्लॉक है वो कम भी हो सकता है करंट एसेट से। जैसे कि वी हैव सन्डी डेटर, कि हमारे पास सन्डी डेटर है 1 लाख के और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 75,000 का है, तो जो एक्चुअल अमाउंट है फंड्स के ब्लॉक की वो कितनी होगी, 75,000। यानी हमारे पास सन्डी डेटर 1 लाख के, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 75,000 आ रहा है। जब तक हमारे डेटर हमें मनी नहीं देंगे तब तक 75,000 ब्लॉक हो जाएंगे। द कॉस्ट ऑफ सन्डी डेटर द रेस्ट 25,000 इज़ प्रॉफिट। तो उस साल का जो प्रॉफिट होगा वो 25,000 ही होगा, क्योंकि 75,000 तो रुक गए, वो देगा तब वो हमें मिलेंगे। अगेन सम ऑफ द कॉस्ट आइटम ऑल्सो आर नॉन कैश कॉस्ट, कुछ नॉन कैश भी हो सकते हैं, जैसे डेप्रीशिएशन नॉन कैश कॉस्ट है। 75,000 है, उसमें से 5,000 हमने डेप्रीशिएशन के काट लिए, तो जो एक्चुअल फंड ब्लॉक हो गया वो 70,000 का हो गया। ठीक है, तो इसमें हम मान सकते हैं कि 70,000 हमारे एक्चुअल जो कॉस्ट है वो फंड रिक्वायर हैं फाइनेंस सन्ड्री डेटर्स के लिए। नेक्स्ट सिमिलरली इन द केस ऑफ फिनिश गुड्स की बात करते हैं, तो जो कॉस्ट है नॉन कैश कॉस्ट है उसको हम वर्कआउट अमाउंट में से माइनस कर देते हैं। कई बार एक्सपर्ट कैलकुलेट कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, वर्किंग आउट द कैश कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंड सन्ड्री डेटर्स, की जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है या सन्ड्री डेटर्स है उसकी वर्किंग आउट करके निकाल सकते हैं। इस अप्रोच में जो डेटर है वो कैलकुलेट किए जाते हैं परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू पर और परसेंटेज ऑफ कैश कॉस्ट पर। तो सिमिलरली फिनिश गुड्स को वैल्यू किया जाएगा अकॉर्डिंग टू कैश कॉस्ट। थैंक यू।